नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट हैं। पहला जो आपके पॉइंट दे रखा है वो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 4 जो सीटों के चुनाव हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके कि विकासशील देशों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए विश्व बैंक के द्वारा 12 अरब डॉलर की जो सहायता राशि जो मंजूर की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें विश्व बैंक ने कोरोना वायरस का टीका खरीदने, वितरित करने, जांच और उपचार में विकासशील देशों की मदद करने के लिए कितने अरब डॉलर की राशि को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 12 अरब डॉलर। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी और दे देता हूँ। विद्यार्थियों, विश्व बैंक के अनुसार ये 12 अरब डॉलर की राशि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए विश्व बैंक के 160 अरब डॉलर के पैकेज का हिस्सा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए 160 अरब डॉलर का पैकेज घोषित किया हुआ है। तो उसका ही उस मतलब 160 अरब डॉलर में से ये 12 अरब डॉलर का पैकेज अभी ये जारी किया है, यानी कि 12 अरब डॉलर की राशि विकासशील देशों के लिए मंजूर की है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद के तौर पर विश्व बैंक के द्वारा 160 अरब डॉलर का पैकेज घोषित किया हुआ है, उसी का हिस्सा है ये 12 अरब डॉलर की जो सहायता राशि मंजूर की है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात और मैं बताऊँ आपको इसमें कि विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 आपात कार्रवाई कार्यक्रम, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोविड-19 आपात कार्रवाई कार्यक्रम 111 देशों में पहले ही पहुंच चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा ये कोविड-19 आपात कार्रवाई कार्यक्रम जो 111 देशों में जो है पहुंचाया गया है, ताकि इन देशों को जो है, गरीब देशों को, विकासशील देशों को मदद मिल सके। और यहाँ पर एक बात और कि विश्व बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, आप नाम याद रखिएगा, डेविड मालपास। तो डेविड मालपास ने इस संदर्भ में कहा है कि हम जो कोविड-19 आपातकाल से निपटने के अपने दृष्टिकोण को विस्तार दे रहे हैं, ताकि विकासशील देशों तक टीकों की उचित और समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो यहाँ पर आपको अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखना है 160 अरब डॉलर के पैकेज की बात, और एक आपको याद रखनी है कोविड-19 आपात कार्रवाई कार्यक्रम 111 देशों में पहुंच चुका है, ये आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन आपके दे रखा है ये तो खैर आपको याद रखना है ही। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए एशिया प्रशांत की 4 सीटों के लिए किन देशों को चुना गया है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूं कि ये पाकिस्तान की जो बात अगर करें, इसमें जैसा कि इसमें आपके जो नाम दे रखा है 4 है सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, तो उसमें ये 4 जो सदस्य चुने गए हैं। हालांकि जो इन 4 सीटों के लिए जो चुनाव हुए, एशिया प्रशांत क्षेत्र की इन 4 सीटों के लिए चुनाव हुए, तो उसमें उम्मीदवार 5 थे। तो 4 तो ये जो आपके लिखा हुआ है पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन, और 5वां जो इसमें जो उम्मीदवार था वो देश था सऊदी अरब। तो ये 4 जो है, 5 में से 4 सदस्य चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए।
विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और वो ये कि पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर विभिन्न मानवाधिकार समूहों जो अलग अलग देशों में काम करते हैं, तो विभिन्न मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह पाकिस्तान को दोबारा चुन लिया गया है। और दोबारा इसलिए क्योंकि 2018 में वो सदस्य बना था और अब फिर से उसको चुन लिया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान का मानवाधिकार के संदर्भ में रिकॉर्ड बहुत खराब है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, तो ये आप जानते हो। और चीन के बारे में आप जानते हो कि किस तरह से वहाँ पर चीन में जो उइगर मुसलमान हैं उनका किस तरह से चीन में दमन किया जा रहा है। तो इसीलिए मानवाधिकार जो समूह है अलग अलग देशों में, तो उनके द्वारा पाकिस्तान का और चीन का विरोध किया जा रहा था कि मानवाधिकार परिषद में इनका चयन न हो, परंतु इनके विरोध के बावजूद भी इनका चयन हो गया, और विशेष रूप से पाकिस्तान। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं इसमें कि संयुक्त राष्ट्र, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया वैसे तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों पर 5 जो उम्मीदवार थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो 5 उम्मीदवारों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों के लिए उम्मीदवार 5 थे, तो 5 में से 4 जिस तरह से चुने गए, क्योंकि 4 सीटें थी, 4 सीटों उम्मीदवार 5 थे, तो ये 4 चुने गए। और सऊदी अरब जिसको वोट कम मिले थे, इसलिए वो बाहर हो गए इससे। तो इन 4 सदस्यों की अगर बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान को मिले हैं। तो यहाँ पर ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और क्योंकि विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य संख्या के बारे में आप जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य संख्या 193 है ना। और तो अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब गुप्त मतदान हुआ तो पाकिस्तान को 169 वोट मिले हैं। कुल 169 वोट मिले हैं, 169। और उज्बेकिस्तान को 164 वोट मिले, नेपाल को 150 और चीन को 139 मत मिले। यानी कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पाकिस्तान को, 169, उसके खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के बावजूद भी। यहाँ पर एक बात और, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था इसमें कि सऊदी अरब को इसमें उम्मीदवार था, परंतु बाहर हो गया क्योंकि सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिले, जिसकी वजह से वो सदस्य नहीं चुना जा सका, या यूं कहें कि वो इस दौर से बाहर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है इस बात का विद्यार्थियों। ये तो ही बात इसमें इनकी, तो सऊदी अरब का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो इस में कम वोट मिलने की वजह से मुझे नहीं चुना जा सका। तो ये 4 सदस्य चुने गए, इन चारों का नाम आपको याद रखना है। और विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सीटें आवंटित की जाती हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, तो ऐसे ही अलग अलग भौगोलिक प्रतिनिधित्व के लिए सीटें सुनिश्चित की हुई है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है, इसकी सदस्य संख्या 47 है। ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और यहाँ पर तो इसकी जो सदस्य संख्या 47 है, यानी 47, तो इसमें से 15 सीटों के लिए चुनाव पहले ही हो चुके हैं। यानी कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की सीटों के लिए 4 के चुनाव है, तो उससे पहले 15 सीटों के लिए चुनाव पहले हो चुके हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए सीटें निश्चित की जाती है। तो अन्य जो सभी क्षेत्रीय समूह हैं उनकी, या यूं कि अन्य जो क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके लिए जो चुनाव है ना, वो सब चुनाव निर्विरोध हुए हैं। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों के लिए चुनाव करवाए गए हैं, यानी वोटिंग हुई है। जबकि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के लिए जो चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर निर्विरोध चुनाव हुआ है, उनका सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ है।
ये और इस जो निर्वोच्च चुने गए हैं सदस्य देश 15, तो उनकी अगर बात करें तो उनमें से रूस और क्यूबा भी शामिल है। यानी कि रूस और क्यूबा का जो चुनाव है निर्विरोध हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि 2006 में तो इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। उस समय यह अमेरिका भी इसका सदस्य बना, परंतु अमेरिका 2018 में ही इस जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया। ये कहते हुए कि इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो या यूं कि इसमें जो चुनाव होता है वो भेदभावपूर्ण होता है, इसके जो कार्य भेदभावपूर्ण है, इस तरह का आरोप लगाते हुए जो है अमेरिका 2018 में इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल ही में जो है WHO पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अमेरिका जो है WHO से भी अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। आपको जो है मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बताया था कि WHO पर जो है चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया अमेरिका ने, और जो है ये आरोप लगाते हुए जो है WHO से अलग होने की घोषणा कर दी अमेरिका ने। तो ठीक ऐसे ही जो है इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी 2018 में अमेरिका अलग हो गया था। और तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और अमेरिका इससे अलग हुआ 2018 में। विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात और जो आपको मैं बताऊं कि इस जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो चुनाव होता है या जो सदस्य चुना जाता है वो 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, या यूं कह लें कि यह सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और यहाँ पर एक बात और कि पाकिस्तान 1 जनवरी 2018 से इसका सदस्य है, 1 जनवरी 2018 से इसका सदस्य है, और अब जो है वो फिर से इसका सदस्य चुन लिया गया है। और जिसका कार्यकाल यानी पाकिस्तान का जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से फिर से शुरू हो जाएगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर मैंने कहा कि 2018 में जो है 1 जनवरी 2018 में जो है वो सदस्य बना था, तो उसका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2018 से शुरू हुआ। तो अब 2018 और 3 साल का कार्यकाल है होता है, तो 18 और 3 21, यानी कि 2021 तक तो उसका अभी कार्यकाल चलेगा ही। और उसके बाद अगले कार्यकाल के लिए यानी 1 जनवरी 2021 से जो कार्यकाल शुरू होगा उसके लिए अभी से चुनाव हो गया है, यानी कि पाकिस्तान जो है अगले कार्यकाल के लिए भी फिर से चुन लिया गया है। 2018 में चुना गया था और 1 जनवरी 2018 से जो है उसका जो है कार्यकाल शुरू हुआ। विद्यार्थियों यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूं, जो चुनाव हुए थे 2017 में चुनाव हुए थे, विश्व मानवाधिकार परिषद के लिए चुनाव हुए थे 2017 में। तो 2017 में ये पाकिस्तान चुना गया और 18 में यानी 1 जनवरी 2018 से उसका कार्यकाल शुरू हुआ, और 18 से कार्यकाल शुरू हुआ तो 2021 तक है कार्यकाल। और अब 2020 में चुनाव हो गए अगले कार्यकाल के लिए, तो अगले कार्यकाल के लिए वो फिर से चुन लिया गया है। तो अब उसका अगला कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से। विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात आपको और महत्वपूर्ण में बताऊं कि पाकिस्तान जो है 5वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है, यह आपको ध्यान रखना है। 2006 में स्थापना हुई थी और इसमें पाकिस्तान 5वीं बार चुना गया है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी मैंने दी है वो आपको याद रखनी है विद्यार्थियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के बारे में कि वो 5वीं बार सदस्य बना है और उसका जो ये कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होएगा। पाकिस्तान के अलावा जो भी ये सदस्य चुने गए उज्बेकिस्तान, नेपाल, चीन, तो इनका सबका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होएगा। और यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है जो मैंने बताई आपको कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी 3 साल के लिए चुना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, ये भी याद रखना है कि जो है अमेरिका इस जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग कब हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और एक जो मैंने आपको बताई बात कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्य संख्या 47 है, ये भी आपको याद रखना है। और एक जो आपको मैंने बताया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र
कि कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी मैंने अतिरिक्त जानकारी आपको दी है विद्यार्थियों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है पंजाब। विद्यार्थियों, पंजाब सरकार यानी कि जो मंत्रिमंडल है, पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो है उनके मंत्रिमंडल है, यानी कि क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, तो उनकी अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो प्रावधान है ना, ये जो प्रस्ताव जो है आरक्षण के जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो इसमें इस प्रस्ताव के तहत ईआईओ की इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती एवं बोर्ड निगमों के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर जो है सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में जो है आरक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान किया बिहार में। तो बिहार के बाद अब पंजाब दूसरा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। हाँ, ये आपको ये भी बात ध्यान रखनी कि पंजाब में तो महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है 33%, परंतु बिहार में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया 35%। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य अब बन गया है पंजाब, जिसने महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्दियों में कोरोना विषाणु के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए अपनी तैयारियों के तहत कितनी तरल ऑक्सीजन की खरीद के लिए 14 अक्टूबर को वैश्विक निविदा जारी की है? तो राइट आंसर है 1 लाख मीट्रिक टन। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसका नाम है HLL लाइफ केयर लिमिटेड, तो इस HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने 1 लाख मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की खरीद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह 14 अक्टूबर को एक वैश्विक निविदा जारी की है। तो आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जिसने ये निविदा जारी की है वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम है, जिसका नाम है HLL लाइफ केयर लिमिटेड। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए। 14 अक्टूबर को किस संगठन के विदेश मंत्रियों की डिजिटल बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से विदेश सचिव विकास स्वरूप ने प्रतिनिधित्व किया? तो राइट आंसर है राष्ट्रमंडल। यानी कि 14 अक्टूबर को जो है राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की डिजिटल बैठक आयोजित की गई, तो इसमें पार्टिसिपेट किया एस जयशंकर की तरफ से विदेश सचिव विकास स्वरूप ने। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं, जो 4 ऑप्शन, तो राष्ट्रमंडल के अलावा दक्षिण ब्रिक्स संघाई सहयोग संगठन, तो इन सभी संगठनों का सदस्य है भारत। और राष्ट्रमंडल की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो पहले जो है कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, तो उन देशों का संगठन है राष्ट्रमंडल। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, तो उन देशों का संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से 14 अक्टूबर को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 520 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो पैकेज दिया जा रहा है सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, तो वो जो है यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है लोगों को यानी जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और गरीबी उन्मूलन के लिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है इस पैकेज का। और यहाँ पर जो आपके इसमें लिखा हुआ है दो जो है योजनाओं के नाम, जिनको जो है कमेंट में लिखा है, क्योंकि इन दोनों की जो है तहत ही ये जो है पैकेज दिया गया है। तो एक जो है योजना का नाम तो है दीनदयाल अंत्योदय योजना और एक जो है योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इन दोनों योजनाओं के तहत ही जो है ये राशि जारी की गई है, यानी कि विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है सरकार की ओर से। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश ने नए अयोध्या नगर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नए अयोध्या नगर के लिए लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग से लगे सरयू तट पर कितने एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है? तो राइट आंसर है 1193 एकड़ जमीन। तो विद्यार्थियों, राउंड फिगर में भी आप याद रख लेना 1200 एकड़, परंतु आपको एग्जैक्ट पूछे तो आपको याद रखना है 1193 एकड़ जमीन यहाँ पर अधिग्रहित किए जाने की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। और ये जमीन कहाँ अधिग्रहित की जाएगी? लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग पर। और लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग का वो हिस्सा जो है जहाँ सरयू का जो है नदी का तटीय भाग आता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिखा हुआ है लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग से लगे सरयू तट पर ये जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी। और विद्यार्थियों, आप जानते हो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तो अब नया अयोध्या नगर बसाने के लिए, पास में ही नया अयोध्या नगर बसाने के लिए जो है यहाँ पर ये 1193 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। असम राज्य में अंतिम एनआरसी से अपात्र लोगों और उनके वंशजों के कितने नाम हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो राइट आंसर है 10,000। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि असम में असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो तैयार करवाया, तो उसमें जो नाम जो है ऐसे लोगों के नाम भी आए हैं जो यहाँ के जो है नागरिक के रूप में नहीं है, परंतु उन्होंने यहाँ पर सब कुछ बनवा रखा था नागरिकता के तौर पर, राशन कार्ड है या आधार है, ये सब चीज़ें बनवा रखी थी, परंतु जो है जांच में जो है ये लोग जो है वो अपात्र माने गए। तो इसलिए इन जो है का नाम अब जो है अंतिम एनआरसी से जो है हटा दिया जाएगा। तो इसमें आपके लिखा हुआ है कि असम राज्य में अंतिम एनआरसी से अपात्र लोगों को, तो अपात्र जो लोग हैं यानी जो पात्रता नहीं रखते हैं नागरिकता के तौर पर, तो उनको जो है इससे इस रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। जब इस रजिस्टर से उनका नाम जो है हटा दिया जाएगा तो यहाँ के नागरिक के तौर पर नहीं जो है माने जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विद्यार्थियों जो है यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर भूपेंद्र यादव। विद्यार्थियों जो है इनका जो कार्यकाल यानी कि इनसे जस्ट पहले जो अभी रहे हैं दीपक उत्प्रेसी, तो उनका जो कार्यकाल पूरा हुआ 14 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को ही डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने नए अध्यक्ष के तौर पर जो है पद ग्रहण कर लिया है। तो 14 अक्टूबर को ये नए अध्यक्ष जो मिल गए राजस्थान लोक सेवा आयोग को। तो यहाँ पर ये अन्य जो बच्चों इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, जिसमें नाम जो लिख रखा है जसवंत राठी, संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा, तो ये लोग जो है ये जो 3 जो नाम दे रखे हैं ये भी जो सदस्य के तौर पर जो है वो इनकी जो नियुक्ति की गई है। क्योंकि और एक जो नाम है वो आपकी जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, मंजू शर्मा, तो वो भी जो है इसमें सदस्य के तौर पर नियुक्त की गई है। तो अध्यक्ष और जो 4 जो सदस्य, जिनमें से 3 के नाम तो आपके लिखे हुए हैं, जसवंत राठी, संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा,
तो ये 4 जो है लोकसभा आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और डॉक्टर भूपेंद्र यादव ये अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में 13 अक्टूबर को 192 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक बारिश है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। विद्यार्थियों, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात की स्थिति बनी है, जिसकी वजह से यानी कम दबाव का जो क्षेत्र बना है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर यानी कि जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बरसात हुई है। इसके अलावा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी जो है बहुत अधिक बरसात हुई है। तो परंतु सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बारिश हुई तो तेलंगाना में हुई है, और तेलंगाना की जैसे कि आप जानते हो राजधानी हैदराबाद है। तो यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितनी बारिश हुई, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इतनी बारिश होने की वजह से नुकसान तो हुआ ही है, परंतु अभी भी वहाँ पर शहर में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार किस महीने में देश में एक भी साइकिल की बिक्री नहीं हुई? तो राइट आंसर है अप्रैल। विद्यार्थियों, राइट आंसर के रूप में याद रखना, इसमें डार्क नहीं किया हुआ है, परंतु आपको याद रखना है अप्रैल। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, वैसे आपको क्वेश्चन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा, परंतु क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार कोरोना संक्रमण फैलने के बाद पूर्णबंदी के कारण अप्रैल महीने में देश में एक भी साइकिल नहीं बिकी, क्योंकि अब विद्यार्थियों आपको पता है कि 25 मार्च को जो है लॉकडाउन शुरू हुआ था पूरे देश में। तो और उसके बाद जो है तो यहाँ पर अप्रैल महीने में यानी कि पूर्णबंदी के दौरान एक भी साइकिल देश में नहीं बिकी, ऐसा जो है इन्होंने कहा है इनके रिकॉर्ड के हिसाब से। और यहाँ पर एक बात और कि अप्रैल में तो खैर एक भी साइकिल नहीं बिकी, परंतु मई में जो है 4,56,818 साइकिलों की बिक्री हुई। इसके बाद जून में ये संख्या दोगुनी होकर जो 8,51,060 हो गई। और सितंबर महीने की बात करें तो विद्यार्थियों एक महीने में ही ये संख्या हो गई 11, मतलब जो है एक महीने में या यूँ कहें कि सितंबर महीने में ही देश में कुल साइकिलें बिक गई 11,21,544। तो सोचिए कि यहाँ पर लोगों में कितनी जो है जागरूकता आ रही है इस बारे में। विद्यार्थियों, अगर पूरे 5 महीने की बात करें, पिछले 5 महीने की अगर बात करें, अप्रैल मतलब सितंबर तक के कुल 5 महीने की अगर बात करें, तो जो है देश में कुल जो साइकिल बिकी है इन 5 महीनों के दौरान 41,80,945। और विद्यार्थियों, ये इतनी संख्या में साइकिलें बिकना इस बात को दिखाता है कि लोग अपनी सेहत और सुरक्षित दूरी रखने के लिए अब जागरूक हो रहे हैं। तो क्योंकि आप विद्यार्थी जानते हो कि साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है, और दूसरी अब क्योंकि इस समय जो है कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, तो सामाजिक दूरी रखना भी ज़रूरी है। तो टेम्पो से या जो है जो सिटी बस है उनमें यात्रा करने के बजाय लोग जो है अब साइकिल पर जो है वो आना जाना जो कर रहे हैं। तो इससे 2 फायदे हो रहे हैं उनके लिए, एक तो जो है सेहत जो है ठीक रहेगी, और एक जो है वो दूरी जो है बनाए रख सकेंगे लोगों से। तो यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आपको विशेष रूप से सितंबर महीने का ध्यान रखना है कि सितंबर महीने में एक तरह से रिकॉर्ड बन गया कि सितंबर महीने में ही 11,21,544 साइकिलें बिकी, और वहीं हम देखें तो अप्रैल में एक भी साइकिल नहीं बिकी। और टोटल जो साइकिलें बिकी है 5 महीने के दौरान, वो भी अगर हो सके तो आप याद रखना, कुल जो साइकिलें बिकी है 41,80,945। तो विद्यार्थियों, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।